तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम जो होता है हमारा, उससे बनता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जिसे हम रिटर्न करते हैं फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन। किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हमारा क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। ओके, अगर आप देखें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से हमारा क्या बन रहा है? अगर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोले तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम बोले तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ओके, सॉफ्टवेयर में अगर हम देखें तो 3 चीज़ें होती हैं। किस किस से बनता है हमारा? प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसेसर। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ लिया जाता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किन किन चीज़ों से बनता है। तो प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसेसर, इन तीनों से मिलकर हमें सॉफ्टवेयर मिलता है। फिर बात आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर हम सिंपल सा एक मतलब देखें, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जब हम उसके लिए किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या कहलाता है? हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाता है। जैसे घर है, घर बनाने का एक प्रोसीजर होता है। ओके, तो सेम है, सॉफ्टवेयर को बनाने का एक तरीका होता है और वही क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिस्कसेस सिस्टमैटिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन एम क्या होता है? वो होता है प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाए उसकी क्वालिटी, और सॉफ्टवेयर जो भी हम डिलीवर्ड करें, ठीक है, उसकी क्वालिटी में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो सॉफ्टवेयर बनकर जो तैयार होता है वो कैसा होना चाहिए। ओके, जो भी सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो कैसा होना चाहिए? ऑन टाइम, यानी कि जो टाइम हमें दिया गया है उस टाइम तक वो तैयार हो जाना चाहिए। विद इन बजट, जो भी बजट उस सॉफ्टवेयर को बनाने का रखा गया है वो बजट जो है उतने में ही बनना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड सेटिस्फाइड इज रिक्वायर्ड, जो मेन पॉइंट है। अब सॉफ्टवेयर हमने बना लिया लेकिन वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है तो फिर उस सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ऑन टाइम, विद इन बजट एंड सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट, ये जो है मेन जो है एम होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। ठीक है, तीनों ही जो है इंपॉर्टेंट है। देन आती है कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करें रोबस्टनेस। सॉफ्टवेयर में क्या होनी चाहिए? रोबस्टनेस होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी अगर सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आए या फेल हो उसको हम क्या कर सके? डिटेक्ट कर सके। ठीक है, तो रोबस्टनेस होनी चाहिए। सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि थ्रेट से जो है वो सिक्योर रहे। ओके, रिलायबल होना चाहिए, मीन्स कोई भी उसमें एरर नहीं होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है अगर हम सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसको जो हम इजीली कर सकें। ऐसा ना हो कि हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया और जब हम उसमें चेंजेस करने लगे तो हम उसमें चेंज कर ही ना पाए। तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जिसमें हम इजीली कुछ भी चेंज करना चाहें तो कर सके, तो वो हो जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, टेस्टिंग, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिसको हम इजीली टेस्ट कर पाए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो वो किसी भी उस पर रन हो सके, किसी भी सिस्टम पर हम उसे रन कर पाएँ। ऐसा नहीं है जहाँ पे बनाया सिर्फ वहीं पर हम उसको रन कर पाएँ, कोई भी सिस्टम हो वो रन हो जाए, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें बनाना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक सॉफ्टवेयर की। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस। इट वॉज इन लेट 1960 मैनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेल। देखिए सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या था, पढ़ते हैं 1960 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो फेल्ड हुए। मैनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स लेट ओवर बजट प्रोवाइडिंग अनरिलायबल सॉफ्टवेयर दैट इज एक्सपेंसिव टू मेंटेन। मैनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर विच डिड नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द customer. Complexity of software project increased as hardware capability increased. Larger software system is more difficult and expensive to maintain. Demand of new software increased faster than ability to generate new software. Okay, देखिए सीधी सी बात है, पहले जब सॉफ्टवेयर बन रहे थे, ठीक है, जब सॉफ्टवेयर बन रहे थे 1960 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ऐसे हुए जो फेल हुए। जो पहले सॉफ्टवेयर बनते थे वो ऑन टाइम नहीं होते थे, बजट में नहीं होते थे, विद इन बजट नहीं होते थे, ओवर बजट होते थे।
ओके, तो सॉफ्टवेयर को बनाने में जो प्रॉब्लम्स आई उस वक्त, उसी को नाम दिया गया सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। और वहीं से हमारी एक टर्म निकल के आई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने में जो जो डिफ़िकल्टीज आई, जो जो हुआ वहाँ पे, ठीक है, कि प्रोजेक्ट्स लेट हो गए, ओवर बजट हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेल हो गए, ठीक है, तो उसी को एक नाम दिया गया सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। और उसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक टर्म आई हमारे पास, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ऑल द अबव एट्रीब्यूट्स ऑफ व्हाट वाज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर क्राइसिस, तो ये सारे रीजन थे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के। तो सो द टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एट ए कॉन्फ्रेंस इन लेट 1960s टू डिस्कस द सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो 1960s में सॉफ्टवेयर क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए उस कॉन्फ्रेंस में एक टर्म निकल के आई थी, वो थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने पढ़ा है जहाँ पे एक प्रोसीजर होता है सॉफ्टवेयर को बनाने का, और जो भी सॉफ्टवेयर हमारा बन के आए वो कैसा होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए, विद इन बजट होना चाहिए, और सेटिस्फाई करे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि जिसमें कोई कमी ना हो। ठीक है, तो ये था सॉफ्टवेयर क्राइसिस। देन आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि कोई सॉफ्टवेयर को हम डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं। तो आप प्रिंसिपल्स को कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स इवॉल्व इन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर रूल्स पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो कहता है मेक क्वालिटी ए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अब इसका मतलब क्या है कि जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सबसे ऊपर जो है हमें रखनी चाहिए। जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है सॉफ्टवेयर का वो क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कस्टमर जो पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यही है मेक क्वालिटी ए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। देन है हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज पॉसिबल। तो हमें हमेशा जो है एक स्कोप रखना चाहिए हायर क्वालिटी का। ठीक है, चलिए आगे है टाइमली डिलीवर्ड ऑफ द प्रोडक्ट टू कस्टमर। तो कस्टमर को जो है टाइम पे जो है हमें डिलीवर करना चाहिए जो भी प्रोडक्ट जो है हमने तैयार किया है। ठीक है, बेटर है आप पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाइए और उसको डिलीवर कीजिए। अगर वो सेटिस्फाई करता है यूज़र रिक्वायरमेंट्स को, देन उसका बना सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। देन डिटरमाइन द प्रॉब्लम बिफोर हैंड। ये क्या है, डिटरमाइन द प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आपको कुछ भी राइटिंग डाउन से पहले अगर आप रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करें कि क्या क्या हमें एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए लगेगा, उससे पहले हमारे लिए क्या ज़रूरी है, उस प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। तो जब हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे तभी हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स जिसके लिए जो जो चीज़ हमें चाहिए वो हम इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इवैल्यूएट डिज़ाइन अल्टरनेटिव। जैसे ही हमें पता चले उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ओके, तो एग्जामाइन कीजिए वेरियस पॉसिबल एल्गोरिथम्स एंड आर्किटेक्चर्स टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम। यानी कि डिज़ाइन कौन सा बेटर उसके लिए रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप ये हो जाएगा। देन सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोसेस मॉडल। तो प्रोसेस मॉडल देखिए बहुत सारे मॉडल आगे हम पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल जो है, लाइक वाटरफॉल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है। तो कौन सा मॉडल जो है उसके लिए बेटर रहेगा उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो सिलेक्ट कीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप जो है बताया गया है। ओके, देन मिनिमाइज द इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द डेवलपर एंड द यूजर। ओके, इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस को देखिए किसने डिफाइन किया था, सभी को पता होगा, डिजेक्स्ट्रा ने डिफाइन किया था। ओके, ये क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड द कंप्यूटराइज सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो हमें जो है उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द डेवलपर एंड द यूज़र और डेवलपर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मिनिमाइज करना है। ओके, तो इसका मतलब है जो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर हो वो क्या हो, क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर हो। ठीक है, देन डिज़ाइन फॉर चेंज। तो चेंज यानी कि मॉडिफाई जो है हम उसको कर पाए, ट्रिक्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, गुड मैनेजमेंट मोर इम्पोर्टेंट। कहते हैं गुड मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन गुड टेक्नोलॉजी। एक गुड टेक्नोलॉजी से बेटर क्या होती है, गुड मैनेजमेंट होती है। ओके, तो गुड मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। राइट पीपल आर द की टू सक्सेस। अब ऑब्वियस है एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो राइट पीपल यानी कि हाईली स्किल्ड पीपल को लेना ज़रूरी है, तभी जो हम एक अच्छा जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप
कर पाएंगे। फॉलो विद केयर, ओके। देन है कीप अप द लेटेस्ट एडवांसमेंट। तो इसमें टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट आती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनसे रिलेटेड। ओके, तो ये मेन जो है इसके प्रिंसिपल्स गिवन हैं, ठीक। चलिए, देन आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू SDLC। SD यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब ये पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, क्रिएटिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग ए सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो हम प्लान करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको जो भी मेंटेनेंस होती है, वो सारी क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या SDLC हम उसे बोलते हैं। डिफरेंट टास्क टू बी परफॉर्म्ड इन ईच स्टेप ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड वेल इन SDLC। जो भी डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं हर एक स्टेप में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो उसी को ये एक्सप्लेन करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो देखते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले है टाइप्स ऑफ फेजेस इन SDLC। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कुछ फेजेस होते हैं, लाइक रिक्वायरमेंट फेज़ है, एनालिसिस फेज़ है, डिज़ाइन फेज़ है, डेवलपमेंट फेज़ है, टेस्टिंग फेज़ है, मेंटेनेंस फेज़ है। तो इनको पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं हम करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए, हर एक फेज़ का काम क्या होता है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग फेजेस भी मिल सकते हैं, लाइक कहीं पे आपको प्लानिंग सबसे पहले मिल सकता है, देन रिक्वायरमेंट फेज़, एनालिसिस फेज़, डिज़ाइन, ठीक है। इस तरीके से जो आपको सारी चीज़ें मिल सकती है। डेवलपमेंट फेज़ की जगह आपको इम्प्लीमेंटेशन मिल सकता है, देन टेस्टिंग, मेंटेनेंस, इस तरीके से जो आपको ये मिल सकते हैं। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जो सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग। प्लानिंग फेज़ में हम क्या कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर को में क्या अचीव करना चाहते हैं या उसके गोल्स क्या हैं, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लानिंग फेज़ में जो है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, रिक्वायरमेंट्स और रिस्क आइडेंटिफिकेशन, यानी कि वही कह सकते हैं आप रिक्वायरमेंट फेज़ जो है आता है, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड फंडामेंटल स्टेप इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट स्टार्ट्स विद गैदरिंग द रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट फेज़ में क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं फ्रॉम कस्टमर और क्लाइंट्स। जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिस रोल इज टेकन बाय बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट फेज़ हमने पढ़ लिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं, ठीक है, किससे, कस्टमर या क्लाइंट से। देन आते हैं एनालिसिस फेज़। Once the requirement gathering phase is completed, the next task is to analyze the requirement. जो भी requirements थी उनको analyze करने का काम किया जाता है and get it approved from the customer and clients. This is achieved through software requirement specification. देखिए, ये important है, यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है, कि एनालिसिस फेज़ या कह लीजिए किस चीज़ के द्वारा अचीव किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS के द्वारा अचीव किया जाता है, ओके। विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट गैदर्स एंड डेवलप ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग फेज। दिस फेज इज मेनली डन बाय प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट एंड कंसल्टेंट। सबसे पहले हमने क्या किया, रिक्वायरमेंट को इकट्ठा, मतलब जो भी चीज़ हमें एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए चाहिए, उसका गोल क्या है, हम क्या बनाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, वो आया रिक्वायरमेंट फेज़ में। देन उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिज़ाइन फेज़। जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने ले ली, अब हमें क्या करना है, उसका डिज़ाइन करना है। Once the analysis phase is over, next comes the need to come up with the most accurate, robust, efficient and cost-effective architecture of the product that needs to be developed. Usually more than one design is proposed in this phase and the best one is selected based on different parameters. Okay, तो एक से ज़्यादा जो है हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाते हैं और जो अच्छा होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, ओके। डिफरेंट डिज़ाइन आर्किटेक्चर जो है वो डॉक्यूमेंटेड होते हैं डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन या DDS के द्वारा, ठीक है। देन डेवलपमेंट फेज़ आता है।
डेवलपमेंट फेज अभी तो सिर्फ हमने डिज़ाइन बनाया था, यहाँ पे एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एंड डिफरेंट फ्रेमवर्क इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। इन दिस फेज ऑल डेवलपर्स आर इन्वॉल्व। दिस फेज इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फेज इन। तो अगर सबसे लंबा अगर फेज देखें तो वो कौन सा है, इंप्लीमेंटेशन फेज या डेवलपमेंट फेज, जब हम उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो। और दिस फेज इज डॉक्यूमेंटेड एज ए सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेड। तो ये जो फेज का मैं बता रही हूँ साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये याद रखें। ओके, देन हमारे आता है टेस्टिंग फेज। जैसे ही अगर हमारा डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है टू टेस्ट द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ओके, पहले डिज़ाइन बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, अब सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो गया, अब हमें उसको टेस्ट करना कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग टेस्टिंग फेज होते हैं, वो हम स्पेसिफिक टेस्टिंग का जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। ओके, अभी सिर्फ हम फेज पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से फेज का क्या क्या काम होता है। देन आता है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस फेज। ठीक है, मेंटेनेंस यानी कि अगर हमारा जो है सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है, टेस्टिंग वेस्टिंग भी हो गई है सब कुछ, तो देन अगर हम मेंटेनेंस करना चाहते हैं, उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं या फिर कोई वर्जन नया आया उसको अपडेट करना चाहते हैं तो वो हम इजीली कर पाए। ठीक है, तो एक ऐसा जो है फेज भी होता है। ओके, तो आफ्टर टेस्टिंग फेज इज ओवर, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉयड एंड डिलीवर्ड टू द कस्टमर फॉर देयर यूज। वंस द कस्टमर स्टार्ट्स यूजिंग द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, देयर इज द स्कोप ऑफ बग फिक्सिंग दैट वाज नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग टेस्टिंग फेज। एज व्हेन ए लार्ज ग्रुप ऑफ एंड यूजर्स स्टार्ट यूजिंग द सॉफ्टवेयर, देयर शुड बी सम प्रोबेबिलिटी दैट फ्यू बाउंड्री केसेस माइट हैव बीन मिस्ड। ठीक है, तो मतलब टेस्टिंग के बाद भी ऐसा स्कोप होना चाहिए कि हम जो है उसमें मॉडिफाई कर सके, उसको मेंटेन जो है कर सके। तो मेंटेनेंस भी अलग अलग तरीके का होता है, तो वो मेंटेनेंस के टाइप्स में हम कवर करेंगे। ओके, तो देयर इज ऑल्सो स्कोप फॉर इनहेंसमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर बाय एडिंग मोर फीचर्स इनटू एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। जो हमारा सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हुआ है उसमें ऐसी स्कोप होनी चाहिए कि हम उसमें कुछ और जो है इम्प्रूवमेंट कर सके। ठीक है, कुछ नया ऐड हम करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम उस सॉफ्टवेयर में कर सके। ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए कि हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया फिर अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो हम ना कर पाए। ठीक है, तो ये थे मेन स्टेप्स अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। तो आज सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, एक अच्छा सॉफ्टवेयर कैसा होता है, क्या क्या इसकी लाइफ साइकिल, यानी कि क्या क्या एक सॉफ्टवेयर को बनाने में किस किस फेज से होकर हमें गुजरना पड़। तो आज जो हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो हैं मॉडल्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो देखिए SDLC मॉडल इज़ ए फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब द एक्टिविटी परफॉर्म्ड एट ईच स्टेज ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो मॉडल क्या है, क्या डिस्क्राइब करता है, तो जब हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं हर एक स्टेज पे क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म की जाती है उस चीज़ के बारे में बताते हैं। अलग अलग तरीके के जो है मॉडल्स जो हैं होते हैं। तो देखते हैं, देखिए द फॉलोइंग आर सेवरल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, लाइक बिल्ड एंड फिक्स लाइफ साइकिल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल है, वी शेप लाइफ साइकिल मॉडल है, इटरेटिव लाइफ साइकिल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल, इंक्रीमेंटल, इवोल्यूशनरी, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन हमें सभी नहीं पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं हम सिर्फ वही जो है कवर करेंगे इसमें। लाइक बिल्ड एंड फिक्स इम्पोर्टेंट है, वाटरफॉल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शेप्ड हो गया, स्पाइरल हो गया, प्रोटोटाइपिंग है, इटरेटिव है, एक रैड मॉडल है। ठीक है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है मेनली आते हैं, तो क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बिल्ड एंड फिक्स लाइफ साइकिल model. This is also known as an ad hoc model. This is the originally and probably most widely used software life cycle model or process model. तो देखिए हम बात करें बिल्ड एंड फिक्स मॉडल की, तो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल को एड होक मॉडल भी जो है बोला जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछ सकते हैं कि एड होक मॉडल किस मॉडल को कहते हैं, तो बिल्ड एंड फिक्स को। इसमें जो हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं वो बिना किसी स्पेसिफिकेशन के जो है डिज़ाइन किया जाता है, कह लीजिए डेवलप किया जाता है। ओके, और टेस्टिंग भी जो है इसमें नहीं होती है। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि टेस्टिंग किस मॉडल में नहीं होती है, या बिना किसी डिज़ाइन के बिना किसी डिज़ाइन कि जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप किस मॉडल के द्वारा किया जाता है। ओके, तो वो होता है एड होक मॉडल या बिल्ड एंड फिक्स लाइफ साइकिल मॉडल। तो इस दो तरीके से क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जा सकते हैं। ओके, सबसे सिंपल मॉडल है और कम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है,
इसमें 2 फेज़ होते हैं, एक होता है बिल्ड और दूसरा होता है फिक्स। ठीक है, बिल्ड फर्स्ट वर्जन देन मॉडिफाई अंटिल क्लाइंट सेटिस्फाई, मतलब जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसे क्लाइंट्स को दिखाते हैं। जब तक क्लाइंट उसमें सेटिस्फाई नहीं होगा हम उसमें क्या करते रहेंगे, मॉडिफाई करते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट मैनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड यूजिंग व्हाट माइट बी टर्म्ड एज द बिल्ड एंड फिक्स approach. The software is developed without first addressing specification or design. ठीक है, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है विदाउट एड्रेसिंग स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन। इंस्टेड द डेवलपर सिंपली बिल्ड ए प्रोडक्ट दैट इज रीवर्क्ड एज मैनी टाइम एज नेसेसरी अंटिल इट सेटिस्फाइज इट्स क्लाइंट। यहाँ पे डेवलपर क्या करता है, सिंपल एक प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है, उसे क्लाइंट को दिखाता है। क्लाइंट जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा वो उस पर क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा अगेन एंड अगेन। उसमें जो भी मॉडिफाई, जो भी क्लाइंट को चाहिएगा वो साथ साथ उस चीज़ों को करता रहेगा जब तक क्लाइंट पूरी तरीके से सेटिस्फाई ना हो जाए। ओके, आगे देखिए, इंस्टेड ऑफ द बिल्ड एंड फिक्स अप्रोच इट इज़ एसेंशियल दैट बिफोर डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट बिगिंस एन ओवरऑल प्रोसेस मॉडल बी चूजन। द प्रोसेस मॉडल स्पेसिफाई द वेरियस फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस लाइक रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन, प्लानिंग। ठीक है, तो हमें जो है क्या लेना चाहिए, एक प्रोसेस मॉडल को चूज़ करना चाहिए जिसमें बहुत सारे स्टेप्स जो है होते हैं। रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन क्या है, प्लानिंग डिज़ाइन क्या है, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ओके, तो उसको चूज़ जो है करना चाहिए। ओके, until early 1980s the waterfall model was the only widely accepted model. तो बिल्ड एंड फिक्स सिंपल सा है, 2 फेजेस हमने पढ़े। बिल्ड में क्या होता है, सॉफ्टवेयर कोड को डेवलप किया जाता है और उसे नेक्स्ट फेज में भेजते हैं। देन फिक्स आता है, इसमें हम यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अनुसार कोड को करेक्ट करते जाते हैं, मॉडिफाई करते जाते हैं और फिर कोड को एरर फ्री बनाया जाता है। ओके, चलिए अभी इसके लिमिटेशंस दिए गए हैं। दिस अप्रोच में वर्क वेल ऑन प्रॉब्लम हैविंग अबाउट 100 और 200 लाइन। देखिए ये क्वेश्चन आता है, बिल्ड एंड फिक्स मतलब किस प्रॉब्लम पर जो है वर्क करता है, तो जो 100-200 लाइन्स की जो एक प्रॉब्लम होती है उस पर काम करता है। अगर कोई लार्ज प्रॉब्लम है तो वो उस पर काम नहीं करता है। ओके, cost of this model is unacceptably high if the specifications are drawn up and a design carefully developed. Maintenance of software product is extremely difficult in the absence of specification of design document. Chances of regression fault occurring are considerably high. The cost of this process model is actually far greater in comparison of cost of properly specified and designed project. Okay, cost ज़्यादा होती है, लार्ज प्रॉब्लम के लिए सही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके एडवांटेज भी हैं। इसमें क्या करना होगा, अगर हम इस कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें हमें कम एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, प्लानिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और क्या हो जाता है इसमें हम एक इनिशियल सॉफ्टवेयर जो है तैयार कर पाते हैं। ओके, और लिमिटेशन हमने पढ़ ली है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी नहीं होगी क्योंकि बार बार मॉडिफाई करना पड़ेगा, रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे और सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन कैसा होता है, इनफॉर्मल होता है। तो ये सारी इसकी लिमिटेशन डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, देन आता है वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल। वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल, ठीक है, सबसे पहले इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये इंपॉर्टेंट है। विंस्टन रॉयसी ने 1970 में इसे इंट्रोड्यूस किया था एंड इज़ करेंटली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर development. The waterfall model is an engineering model designed to apply to the development of software. The idea is the following: there are different stages of the development. मतलब इसमें क्या होती है, different stages होती है डेवलपमेंट की, and the output of the first stage, जो आउटपुट होगी पहली स्टेज की, flow into the second stage and these output flow into the third स्टेज। तो इसमें क्या होता है, जो आउटपुट होती है फर्स्ट स्टेज की वो इनपुट बन जाती है किसी दूसरी स्टेज के लिए। ठीक है, फिर दूसरे की जो आउटपुट आएगी वो इनपुट बन जाएगी किसी तीसरी स्टेज की। बट इसमें क्या यही बताया गया है कि जो आउटपुट होती है वो फर्स्ट स्टेज से दूसरी स्टेज में जाती है, फिर दूसरे की जो आउटपुट है वो थर्ड स्टेज में जाती है। ठीक है, थर्ड की फोर्थ स्टेज में जाती है। तो आप कह सकते हैं कि एक की आउटपुट दूसरे स्टेज की इनपुट जो है बन जाती है। ओके, तो देखिए वाटरफॉल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये कुछ 5 फेजेस होते हैं। वाटरफॉल मॉडल ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे एक झरना होता है। ठीक है, झरने का पानी क्या है, अगर एक बार नीचे आ रहा है तो वो ऊपर नहीं जाता है। सेम इसमें होता है। वाटरफॉल मॉडल में हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, सिक्वेंशियल भी कह सकते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं, लेकिन उस सीक्वेंस में हम
ऊपर की तरफ नहीं जा सकते हैं वापस से। अगर मैं पहुंच गई इम्प्लीमेंटेशन पे, तो मैं इम्प्लीमेंटेशन से नीचे की तरफ आ सकती हूँ, इम्प्लीमेंटेशन को ख़त्म करके ऊपर की तरफ नहीं जा सकती हूँ अगर मुझे जाना है तो। ओके, ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। और वाटरफॉल मॉडल में जो है हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर तभी जा सकते हैं जब हमारी पहली स्टेज जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो मुझे अगर जाना है स्टेज 3 पे, तो मैं स्टेज 3 पे तभी पहुंच पाऊंगी जब मेरी फर्स्ट और सेकंड जो स्टेज है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट और सेकंड फेज जब मेरा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तभी मैं थर्ड स्टेज पे जा सकती हूँ। ओके, तो इसमें जो है वापस जाने का कोई वो नहीं होता है स्कोप। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फेजेस हमने पढ़े हैं, रिक्वायरमेंट में क्या करते हैं। रिक्वायरमेंट फेज जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस फेज में कलेक्ट की जाती हैं। ओके, उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है। देन डिज़ाइन फेज आता है, इसमें स्पेसिफिकेशन का देखते हैं, जो भी हमें हार्डवेयर और ओके, डिज़ाइन में हम ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिफ़ाइन करते हैं। इम्प्लीमेंट, फिर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देन वेरीफाई, जैसे टेस्टिंग वगैरह जो भी होती है वो करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो मिला है या नहीं। देन मेंटेनेंस का काम आता है। ठीक है, मेंटेनेंस अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, टेस्टिंग वगैरह होने के बाद भी कुछ चेंजेस के स्कोप जो है रहते हैं, ओके, तो वो आते हैं मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस में अगर देखेंगे तो अलग अलग तरीके का मेंटेनेंस होता है, जैसे करेक्टिव मेंटेनेंस है, अडेप्टिव है, परफेक्टिव है, वो मेंटेनेंस में हम डिस्कस करेंगे। तो फेजेस वही हैं, सिर्फ आप याद रखिए कि कौन कौन से फेजेस इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। ठीक है, ईजी टू मैनेज ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द मॉडल। फेजेज आर प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटेड वन एट ए टाइम। ओके, कंप्लीट हो जाता है एक फेज एक बार में ही। वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट वे रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल अंडरस्टूड। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है लेकिन लार्ज के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, डिसएडवांटेज भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, नेवर बैकवर्ड, यानी कि अगर हमें वापस जाना है तो वापस नहीं जा सकते। लिटिल रूम फॉर इटरेशन, difficulty responding to change, not suitable for the project where requirements are at moderate to high risk of changing, product available at the end of the phase। जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा तैयार वो कब मिलेगा, एंड ऑफ द फेज, मतलब पूरा कंप्लीट होने के बाद ही जो है हमें प्रोडक्ट वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है। तो मेन चीज़ें आप याद रखिए, किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था। एक सीक्वेंस में ये चलता है, हम जो है नीचे से ऊपर की तरफ इसमें नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था वाटरफॉल मॉडल। नेक्स्ट जो आता है वो आता है वी मॉडल। वी मॉडल क्या होता है, देखिए। वी मॉडल मीन्स वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। वी शेप्ड लाइफ साइकिल इज ए सिक्वेंशियल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज स्टार्ट। हर एक फेज जो है कंप्लीट हो जाती है जब नेक्स्ट फेज शुरू होती है। टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज प्लान्ड इन पैरेलल विद ए कॉरस्पॉन्डिंग फेज ऑफ डेवलपमेंट। जो भी फेज हम कर रहे हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या चलती है, टेस्टिंग भी साथ साथ चल रही है। अगर मैं रिक्वायरमेंट कर रही हूँ तो वहाँ पे भी कोई टेस्टिंग होगी, देन उसके बाद डिज़ाइन है वहाँ पे अलग से कोई टेस्टिंग होगी। तो इसके हर एक फेज पे एक टेस्टिंग होती है। ओके, तो व्हेन टू यूज़ द वी मॉडल, देखिए कब जो हम वी मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। द वी शेप्ड मॉडल शुड बी यूज्ड फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज प्रोजेक्ट। ठीक है, वेयर रिक्वायरमेंट्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड फिक्स्ड। वी शेप्ड मॉडल शुड बी चूजन व्हेन सैम्पल टेक्निकल रिसोर्सेज आर अवेलेबल विद नीडेड टेक्निकल एक्सपर्टाइज। तो याद रखिए वी मॉडल का हम यूज़ करते हैं स्मॉल टू मीडियम साइज प्रोजेक्ट। इसके हर लेवल पे हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ओके, इसमें दो फेजेस होते हैं, एक वेरिफिकेशन फेज होता है और दूसरा वैलिडेशन फेज होता है। ओके, वेरिफिकेशन वैलिडेशन आगे हम टेस्टिंग पढ़ेंगे और क्लियर होगा। ओके, तो मेन चीज़ें भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए इस तरफ अगर मैं देखूँ तो ये वेरिफिकेशन फेज होता है और यहाँ पे होता है वैलिडेशन फेज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है यूज़र रिक्वायरमेंट। जहाँ पर यूज़र रिक्वायरमेंट है वहाँ पर कौन सी टेस्टिंग हो रही है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो रही है। देन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सिस्टम टेस्टिंग। हाई लेवल डिज़ाइन है
इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और लो लेवल डिज़ाइन के लिए यूनिट टेस्टिंग जो है की जाती है। अब यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि यूज़र रिक्वायरमेंट के लिए हम कौन सी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस है। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के लिए सिस्टम टेस्टिंग है, हाई लेवल डिज़ाइन के लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, और लो लेवल डिज़ाइन के लिए यूनिट टेस्टिंग है, एंड देन हमारी कोडिंग है। तो ये होता है वी मॉडल कुछ इस तरीके से, ठीक है। आगे आएंगे जब हम टेस्टिंग करेंगे तो ये चारों ही जो है हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट टेस्टिंग क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, सिस्टम और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है। तो मेन अभी सिर्फ इसमें याद रखिए कि किस लेवल पे कौन सी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। मेरिट्स देखें तो सिंपल एंड इजी टू यूज़ टेस्टिंग एक्टिविटीज़ लाइक प्लानिंग, टेस्ट डिज़ाइनिंग हैपन वेल बिफोर कोडिंग, मतलब सारी चीज़ें प्लानिंग वगैरह कोडिंग से पहले ही हमारी हो जाती हैं। दिस सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम, हैंस हायर चांस ऑफ सक्सेस ओवर द वाटरफॉल मॉडल। ओके, proactive defect tracking. This is defect are found at early stages. Avoid the downward flow of the defect. Work well for the small project where requirements are easily understood. ठीक है। Demerits है list flexible and very rigid. Software is developed during the implementation phase, so no early prototype software are produced. If any changes happen in midway, then the test document along with requirement document has to be updated. मतलब अपडेट जो है इसे करना पड़ता है अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं मिडवे में तो, ठीक है। चलिए अब आती है आइटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल का यूज़ जो है वो हम किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए करते हैं। ओके, इस मॉडल में हम क्या करते हैं, जो एक स्टेप होता है वो एक से ज़्यादा बार जो है यूज़ किया जाता है। ओके, और ये जो स्टेप होंगे ये क्या होंगे, यूज़र की रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। जिस तरीके की यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी उसी तरीके से जो है प्रोग्रामर अपने प्रोसेसर को चेंज करता है। ओके, और इसी चेंज की वजह से क्या होता है, इस मॉडल में जो प्रोग्रामर के स्टेप होते हैं वो एक से ज़्यादा बार किए जा सकते हैं, और यही रीज़न है कि इसे इटरेटिव मॉडल बोला जाता है। ओके, ये मॉडल वाटरफॉल मॉडल से अगर हम इसे कंपेयर करें तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक ही स्टेप को जो है बार बार जो है इसमें किया जाता है। लाइक ये थी रिक्वायरमेंट, सबसे पहले बिल्ड वन, ठीक है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट किया, टेस्टिंग की, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन की। सेकेंड स्टेज में डिज़ाइन डेवलपमेंट, वही फेजेस जो है दोबारा चल रही है, देन उसकी टेस्टिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, फिर डिज़ाइन डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इस तरीके से जो है वो चलता रहता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है बार बार स्टेप्स जो है इस आते हैं, तो इसलिए इसे इटरेटिव मॉडल बोला जाता है। Okay, in iterative model, iterative process start with the simple implementation of a small set of software requirement and iteratively enhances the involving version until the complete system is implemented and ready to be deployed. तो बिल्कुल सिंपल वे में इसे शुरू किया जाता है, धीरे धीरे जो भी इसमें मॉडिफिकेशन हम करते हैं वो करते रहते हैं, और बार बार जो है स्टेप्स आते रहते हैं, ठीक है। तो ये है इटरेटिव मॉडल। स्ट्रेंथ क्या है, results are obtained early and periodically, parallel development can be planned, progress can be measured, less costly to change the scope, testing and debugging during smaller iteration is easy, ठीक है। वीकनेस भी है, रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑल्सो कॉस्ट ऑफ चेंज इज़ लेसर बट इट्स नॉट वेरी सूटेबल फॉर चेंजिंग रिक्वायरमेंट, मोर मैनेजमेंट अटेंशन इज़ रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये कुछ इसकी वीकनेस भी दी गई है। तो इटरेटिव में याद रखिए वह हर एक स्टेप जो होता है वो बार बार रिपीट होता रहता है, इतना ही याद रखिए इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल में देखिए, प्रोटोटाइप मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें हम जो है सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन होती है उसके प्रोटोटाइप को बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाया जाता है, एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, और उसी प्रोटोटाइप के बेस पर जो हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। उस प्रोटोटाइप को हम कस्टमर को दिखाएंगे, ठीक है। अगर कस्टमर उसको सही मानता है तो देन हम उसका डिज़ाइन जो है बनाएंगे। ओके, तो देखिए द प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज ए सिस्टम डेवलपमेंट मैथड इन विच ए प्रोटोटाइप इज बिल्ट, टेस्टेड एंड देन रीवर्कड एज नेसेसरी। टेस्ट करेंगे एंड रीवर्क करेंगे अगर ज़रूरत है तो, until an acceptable outcome is achieved from which the complete system or product can be developed. Table prototype is finally achieved. ठीक है, तो प्रोटोटाइपिंग में पहले प्रोटोटाइप बनाया जाता है, अगर यूज़र प्रोटोटाइप से सेटिस्फाई है तो
मतलब हमारा मॉडल तैयार है, अगर जो यूज़र है वो सेटिस्फाई नहीं है तो प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो दोबारा से बनाया जाता है। ओके, तो इसमें क्या लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा और समय जो है लगता है, क्योंकि मान लीजिए अगर उसको पसंद नहीं आया वो प्रोटोटाइप, ओके, जो भी बनाया गया है, देन क्या करना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा। अगर वो भी पसंद नहीं आया तो उसके बाद एक और बनाना पड़ेगा। ओके, तो कॉस्टली होता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे सबसे पहले गैदर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है ना यहाँ, वो है सबसे पहले गैदर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट को इकट्ठा किया जाता है। ओके, यहाँ पे कस्टमर को जो है रिक्वायरमेंट का कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको डिटेल में जो है डिफ़ाइन यहाँ पे किया जाता है। देन आता है क्विक डिज़ाइन। इसमें क्या करते हैं, एक प्रोटोटाइप का जो है निर्माण, मतलब प्रोटोटाइप जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग एक जल्दी से एक प्रोटोटाइप जो है बनाया जाता है, उसका कह लीजिए मॉडल जो है बनाया जाता है। ओके, देन बिल्ड, क्विक डिज़ाइन बना के उसको क्या किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, बिल्ड प्रोटोटाइप। ओके, देन इवेलुएट, देन उसे कस्टमर को दिखाया जाता है। ठीक है, फीडबैक, और वहाँ से जो है क्या लिया जाता है, उसका फीडबैक लिया जाता है। इस फीडबैक का जो यूज़ है वो क्या करते हैं, हम सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए करते हैं। अब कस्टमर ने जो भी फीडबैक दिया उसी के बेस पे आगे जो है होगा। देन है रिफाइन प्रोटोटाइप। ओके, अब यूज़र या कस्टमर ने जो भी फीडबैक दिया उसी के बेस पर क्या करते हैं, हम प्रोटोटाइप को रिफाइन करते हैं, यानी कि उसे और बेहतर बनाते हैं। अगर कस्टमर मान लीजिए उस प्रोटोटाइप से सेटिस्फाई नहीं है तो हम वापस से कहाँ चले जाते हैं, क्विक डिज़ाइन पे, अगेन एक और डिज़ाइन बनाते हैं। अगर वो सेटिस्फाई है, ठीक है, जो भी प्रोटोटाइप में हमने चेंजेस किए, अगर वो उससे सेटिस्फाई है तो प्रोडक्ट जो है हमें मिल जाता है। ओके, तो ये इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। टेस्टिंग का नहीं है इसमें, देख लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। सीधा क्या करें, एक डिज़ाइन बनाया है, उसका प्रोटोटाइप बनाया और कस्टमर को दिखाया, अकॉर्डिंग टू कस्टमर हम फीडबैक, ओके, क्या कर रहे हैं, रिफाइन करें और प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर यूज़र संतुष्ट, सेटिस्फाई है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। अगर यूज़र सेटिस्फाई नहीं है तो हम वापस से उसका एक डिज़ाइन बनाएंगे, देन अगेन उसका प्रोटोटाइप, देन उसके बाद कस्टमर इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद रिफाइन प्रोटोटाइप, एंड वो फीडबैक से पता चलेगा कि उसे पसंद आया है या नहीं। ओके, तो ये होता है प्रोटोटाइप। देन स्ट्रेंथ वीकनेस है, कस्टमर कैन सी स्टेडी प्रोग्रेस। दिस इज़ यूजफुल व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग रैपिडली। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक। बिल्कुल सही है, हमें नहीं पता कि उसे जो प्रोटोटाइप हो सकता है कि एक ही बार में पसंद आ जाए, या हो सकता है 2-3 प्रोटोटाइप बनाने के बाद भी उसे पसंद ना आए। तो इम्पॉसिबल है जानना कि कितनी टाइम तक वो चलने वाला है। ओके, देयर इज़ नो वे टू नो द नंबर ऑफ इटरेशन विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशन यानी कि वो कितनी बार जो है वापस से क्विक डिज़ाइन पे जाएगा या सीधा प्रोडक्ट मिलेगा, ये हम नहीं बता सकते हैं प्रोटोटाइप मॉडल में। ठीक है, देन हमारा आता है जो लास्ट मॉडल, वो है स्पाइरल मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द स्पाइरल मॉडल ऑल्सो नोन एज द स्पाइरल लाइफ साइकिल मॉडल इज ए सिस्टम डेवलपमेंट मेथड यूज्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कंबाइन द फीचर ऑफ द प्रोटोटाइपिंग मॉडल, वाटरफॉल मॉडल। इसमें देखिए स्पाइरल मॉडल में बहुत सारे मॉडल्स के जो फीचर्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, लाइक प्रोटोटाइपिंग, वाटरफॉल, इटरेटिव। ठीक है, तो दिस स्पाइरल मॉडल इज इंटेंडेड फॉर लार्ज, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट। द स्पाइरल मॉडल is similar to the incremental model with more emphasis placed on the risk analysis. ओके, सिमिलर पूछा जाए तो इंक्रीमेंटल मॉडल के जैसा ही होता है। तो इसमें 4 फेज़ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्पाइरल मॉडल में जो है हमारे 4 फेज़ होते हैं। प्लानिंग होती है, रिस्क एनालिसिस होता है, इंजीनियरिंग होती है और इवोल्यूशन होती है। ओके, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिपीटेडली पासिस थ्रू दीज 4 फेजेज इन इटरेशन नोन एज स्पाइरल्स। तो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आती है हमारी प्लानिंग। प्लानिंग में वही, ठीक है, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है, प्लानिंग फेज में हम क्या करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर में क्या अचीव करना चाहते हैं, हम सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं, गोल क्या है हमारा, उस चीज़ को डिस्कस करते, प्लानिंग करते हैं। देन आता है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में देखिए हम क्या करते हैं, जितने भी रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, जो प्रोटोटाइप्स होता है, प्लानिंग हमने कर ली है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं। यानी कि कोई भी अगर रिस्क मिलता है तो हम उसका सोल्यूशन इसमें निकालते हैं। देन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में होती है हमारी कोडिंग और टेस्टिंग। ठीक है,
इंजीनियरिंग में हमारा क्या आता है, कोडिंग और टेस्टिंग आता है। देन लास्ट जो होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हुआ है उसको क्या करते हैं, कस्टमर इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि उसका मूल्यांकन करता है कि किस तरीके का जो है वो प्रोजेक्ट जो है बनकर तैयार हुआ और अपना फीडबैक जो है उसको देता है। ठीक है, तो ये इवैल्यूएशन में आता है। अब यहाँ पे पूछ सकते हैं रिस्क एनालिसिस में हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग में हम कोडिंग और टेस्टिंग करते हैं, तो ये चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए। चलिए फेजेस देखिए, यहाँ पे पर्पस देखिए। सबसे पहले प्लानिंग का पर्पस क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, वही पर्पस पूछ सकते जो मैंने आपको बताया अभी। रिस्क एनालिसिस का पर्पस क्या है, प्रोटोटाइप। इंजीनियरिंग एंड एग्जीक्यूशन का डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग और इवैल्यूएशन का कस्टमर इवैल्यूएशन। अब प्लानिंग के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है वो दी गई हैं। रिक्वायरमेंट को स्टडी किया जाता है और गैदर किया जाता है। फेजिबिलिटी स्टडी होती है। रिव्यू एंड वॉक थ्रू टू स्ट्रीमलाइन टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिस्क एनालिसिस में रिक्वायरमेंट्स आर स्टडीड एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस आर डन टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क। इंजीनियरिंग में देखिए एक्चुअल डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग इफ द सॉफ्टवेयर टेक्स प्लेस इन द दिस फेज। और इवैल्यूएशन में कस्टमर इवैल्यूएट करता है सॉफ्टवेयर को एंड प्रोवाइड देयर फीडबैक एंड अप्रूवल्स। ओके, तो ये 4 फेज जो है इसमें होते हैं। हिस्ट्री की अगर बात करें, पूछा जा सकता है कि स्पाइरल मॉडल को किसने जो था डिस्क्राइब किया था, तो बैरी बोहम थे जिन्होंने पहली बार स्पाइरल मॉडल को डिस्क्राइब किया था 1986 में, स्पाइरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इन्हांसमेंट। ओके, तो बस ये चीज़ इसमें याद रखिए, और ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए एक लास्ट मॉडल और आता है हमारे पास, रैड प्रोटोटाइप मॉडल, यानी कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। जो यहाँ से मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसमें फेजेस कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 फेज होते हैं। एक बिजनेस मॉडलिंग होता है, डाटा मॉडलिंग होता है, प्रोसेस मॉडलिंग होता है, और एप्लीकेशन जनरेशन, एंड लास्ट इज टेस्टिंग एंड टर्नओवर। ठीक है, रैड की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें 5 फेज होते हैं। ओके, इसकी जो कार्य मतलब जैसे काम करता है ये बिल्कुल वाटरफॉल मॉडल और जो इंक्रीमेंटल मॉडल होता है उसकी तरीके से ही जो है यूज़ किया जाता है। ओके, इसका जो यूज़ करते हैं वो छोटे प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। इसमें जो मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसको क्या करते हैं हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो बट हमारे जो फेजेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एक बार पढ़ लेते हैं इनको। सबसे पहले जैसे में इसमें बिजनेस मॉडलिंग दिया गया है। बिजनेस मॉडलिंग देखिए इस फेज़ में हम क्या करते हैं, जो बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी बेस पर जो है एक इंफॉर्मेशन के बेस पर एक डिज़ाइन जो है तैयार किया जाता है, और डेवलपमेंट को शुरू करने से पहले जो है उसकी पूरी जानकारी और फंक्शनलिटी को जो हम क्या यहाँ पे एनालाइज करते हैं। देन आता है डाटा मॉडलिंग। ठीक है, जब ये फेज समाप्त हो जाता है तो हम डाटा मॉडलिंग में जाते हैं और डाटा ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। देन प्रोसेस मॉडलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डाटा ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किए थे उन्हें इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। देन एप्लीकेशन जनरेशन है। ठीक है, कोडिंग वगैरह की जाती है, ऑटोमेटेड टूल का जो है यूज़ किया जाता है। एंड टेस्टिंग एंड टर्नओवर है, इंटरफेस और कंपोनेंट को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। और ठीक है, हर एक उसमें जो है हम अलग अलग टेस्ट जो है करते हैं। तो मेन चीज़ें बस ये याद रखिए कि इसमें 5 स्टेप होते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, दैट्स इट, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिल्ड एंड फिक्स मॉडल इज सूटेबल फॉर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ऑफ डैश लाइन ऑफ कोड 100 to 200, 200 to 400, 400 to 1000 या 1000। तो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल किस हमने पढ़ा था किसके लिए सूटेबल होता है, 100 to 200 लाइन ऑफ कोड्स के लिए। ठीक है, RAD stands for Relative Application Development, Rapid Application Development, Rapid Application Document या none of the mentioned। RAD की फुल फॉर्म होती है Rapid Application Development। ठीक है, Which one of the following model is not suitable for accommodating any change? Build and fix, prototyping, रैड मॉडल, वाटरफॉल मॉडल। तो बिल्ड एंड फिक्स में हमने 2 फेज पढ़े थे, पहले बनाते हैं देन फिक्स है, जितनी बार मॉडिफिकेशन करना चाहे कर सकते हैं। तो बिल्ड एंड फिक्स में हम चेंज कर सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर को प्रोटोटाइप जो था वो पसंद नहीं आता है तो अगेन हम क्या बनाते हैं, उसका क्विक डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, रेड मॉडल में भी सेम होता है, चेंज कर सकते हैं, लेकिन वाटरफॉल मॉडल में हम चेंजेस नहीं कर पाते हैं। तो डी ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, विच इज़ नॉट वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगनल या डोमेन। तो इसमें से जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल का टाइप नहीं होती है वो पूछा है। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, डोमेन भी होती है, डायगनल प्रोटोटाइप नहीं होती, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में नहीं होता। देखिए, क्विक डिज़ाइन होता है, ठीक है, प्रोटोटाइप का रिफाइनमेंट भी करते हैं और प्रोडक्ट भी हमें मिलता है। क्या नहीं होती उसमें? कोडिंग नहीं होती है, कोडिंग नहीं होती है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, कोडिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिल्ड एंड फिक्स मॉडल इज रॉन्ग, जो रॉन्ग है। नो रूम फॉर स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन, बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन नहीं करते हैं, डायरेक्टली ऐसे ही कुछ भी डेवलपर जो है डेवलप करता है। कोड सून बिकम्स अनफिक्सेबल एंड अनचेंजेबल, तो ये भी सही है। मेंटेनेंस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये भी सही है। इट स्केल्स अप वेल टू लार्ज प्रोडक्ट, तो ये गलत है यहाँ पे। इट मतलब बिल्ड एंड फिक्स मॉडल हमने पढ़ा था, सूटेबल होता है 100 to 200 LOC, यानी कि लाइन ऑफ कोड के लिए। LOC की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो लाइन ऑफ कोड होता है। ठीक है, रेड मॉडल में कितने फेज होते हैं? 2, 3, 5 या 6? तो अभी पढ़ा हमने, रेड मॉडल में 5 फेजेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बिजनेस मॉडलिंग आती है, ठीक है, देन डाटा आती है, देन प्रोसेस है, एप्लीकेशन मॉडलिंग है, और लास्ट था टर्नओवर, टेस्टिंग एंड टर्नओवर। तो ये 5 फेज जो है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल में होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग रेड मॉडल? ड्रॉबैक क्या है इसकी? तो राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, हाईली स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड डेवलपर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट है, विच मॉडल कैन बी सिलेक्टेड इफ यूजर इज इन्वॉल्व इन ऑल द फेजेस ऑफ SDLC। तो कौन सा जो है सिलेक्ट करना चाहिए यूज़र को, मतलब यूज़र इन्वॉल्व होता है सारे फेजेस में SDLC के। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में भी होता है और रेड मॉडल में भी होता है, तो बोथ प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड रेड मॉडल, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर इंजीनियरिंग का नेक्स्ट टॉपिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से तरीके की टेस्टिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। PDF के लिए जो है आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो शुरू कर रहे हैं टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों की जाती है? जो भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं उसमें कोई एरर है या नहीं, या फिर वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं, ये देखने के लिए जो है टेस्टिंग की जाती है। ओके, तो देखिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग सॉफ्टवेयर इन ए कंट्रोल्ड मैनर इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन डज द सॉफ्टवेयर बिहेव एज स्पेसिफाइड। ठीक है, कि जो हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है वो अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है, जो भी उसका जो डिज़ाइन था, स्पेसिफिकेशंस थी, उनको वो पूरा करता है या नहीं। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंप्राइजेज ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देखिए 2 चीज़ों से होती है, एक होता है वैलिडेशन और दूसरा होता है वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर वैलिडेशन पढ़ रहे हैं। Validation is the process of examining whether or not the और नॉट द सॉफ्टवेयर सेटिस्फाइज द यूज़र रिक्वायरमेंट। तो वैलिडेशन क्या होती है? ये प्रोसेस होती है, ये एग्जामाइन करती है कि जो सॉफ्टवेयर बना है वो यूज़र रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं। ये देखने का काम किसका होता है? सॉफ्टवेयर वैलिडेशन का होता है। इट इज़ कैरिड आउट एंड द एंड ऑफ CDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो एंड फेज होता है वहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन की जाती है। अगर सॉफ्टवेयर मैचेस कर रहा है रिक्वायरमेंट्स से, तो फॉर विच इट वॉज मेड इट इज़ वैलिडेटेड। ठीक है, अब वैलिडेटेड सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? जो कि यूज़र रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, वो वैलिडेटेड सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग इफ द सॉफ्टवेयर इज मीटिंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड इज डेवलप्ड एडहेरिंग टू प्रॉपर स्पेसिफिकेशन एंड मैथडोलॉजी। वेरिफिकेशन क्या कह सकते हैं आप, कि हम हर एक स्टेप पे ये चेक करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, जैसे वैलिडेशन था, हम लास्ट में हमें ये पता लगता है कि वो अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट बना है या नहीं। लेकिन वेरिफिकेशन में क्या होता है? हम वेरीफाई करते जाते हैं कि जो हम करते जा रहे हैं वो सही है या नहीं, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है या नहीं। ओके, तो वेरिफिकेशन आप कह सकते हैं कि हम हर एक स्टेज पे
वेरीफाई करते हैं एंड लास्ट में हम वैलिडेशन करते हैं। ओके देखिए, वेरिफिकेशन इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट बीइंग डेवलप्ड इज अकॉर्डिंग टू डिजाइन स्पेसिफिकेशन, कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू डिजाइन है या नहीं। लेकिन वैलिडेशन क्या चेक करता है कि जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है क्या वो यूजर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं। ओके तो ये दोनों चीज आप याद रखिए। वैलिडेशन इंश्योर करता है प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट इज एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। ओके क्वेश्चन अब यहाँ से आता है, वो आपसे पूछेंगे आर वी डूइंग द जॉब राइट, ये किस चीज में आता है, वेरिफिकेशन या वैलिडेशन। तो आर वी डूइंग द जॉब राइट, ठीक है, कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं, तो वो वेरिफिकेशन में आएगा। और आर वी डूइंग द राइट जॉब, कि हमने जो किया वो सही किया है नहीं, वो वैलिडेशन में चला जाएगा। ओके तो ये दोनों याद रखिए, आर वी डूइंग द जॉब राइट पूछा जाए तो वेरिफिकेशन, और आर वी डूइंग द राइट जॉब पूछा जाए क्वेश्चन में तो वैलिडेशन हो जाएगा। ठीक है, एक डिजाइन स्पेसिफिकेशन को पूरा करता है, दूसरा यूजर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। एक हर एक फेज पे होता है तो दूसरा लास्ट में चेक किया जाता है। तो ये दोनों चीजें आप इसके बारे में याद रखिए। फिर बात आती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लेवल्स की। तो देयर आर डिफरेंट टेस्टिंग लेवल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। लेवल ऑफ टेस्टिंग इंक्लूड डिफरेंट मैथोडोलॉजी दैट कैन बी यूज्ड व्हाइल कंडक्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो मेन लेवल जो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है तो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, अलग अलग लेवल की टेस्टिंग होती है। तो देखिए अगर हम मेन लेवल देखो तो एक फंक्शनल टेस्टिंग होती है, तो दूसरी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है। फंक्शनल टेस्टिंग देखिए, दिस इज अ टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दैट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इज टू बी टेस्टेड। ओके तो एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है जो कि बेस्ड होती है स्पेसिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो इसमें कुछ टेस्टिंग आती है फंक्शनल टेस्टिंग में। ओके तो देखिए जैसे यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, देन सिस्टम टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, ये क्या है, चारों ही क्या है, फंक्शनल टेस्टिंग है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में अगर बात करूं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन उसमें से पूछी जाती है वो होती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग ठीक है, और भी होती हैं बट मेन आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल कौन सी है, और परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो पूछी जाती है वो कैसी है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है। ठीक है, अब देखते हैं इन चारों को ही। तो देखिए सबसे पहले आती है यूनिट टेस्टिंग, जो कि टेस्ट करती है इंडिविजुअल कंपोनेंट को। ठीक है, ये क्या करती है, चेक करती है इंडिविजुअल कंपोनेंट, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स को ये चेक करती है कि वो सही से काम कर रही है या नहीं। जो भी सोर्स कोड होता है उसके अलग अलग मॉड्यूल को ये चेक करने का काम करती है। ठीक है, देन आते हैं इंटीग्रेटेड कंपोनेंट, जो भी हमने अभी अलग अलग चेक किया उनको एक साथ, ठीक है, इस तरीके से चेक करना क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन टेस्ट। तो टेस्ट इंटीग्रेटेड कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें जो हमने अलग अलग कंपोनेंट्स को चेक किया था उनको मिलाकर जो है चेक किया जाता है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है दो तरीके से होती है, एक होती है बॉटम अप इंटीग्रेशन और दूसरी होती है टॉप डाउन इंटीग्रेशन। ये चीज़ याद रखिए बस इसमें, टॉप डाउन इंटीग्रेशन। देन उसके बाद आता है सिस्टम टेस्ट, जिसे हम एंड टू एंड टेस्टिंग बोलते हैं। सिस्टम टेस्ट अभी तक हम मॉड्यूल में, फिर मॉड्यूल्स को मिलाकर देन पूरे सिस्टम को चेक किया जाता है, टेस्ट द एंटायर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं एंटायर सिस्टम को। देन आता है उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये करती है, टेस्ट करती है फाइनल सिस्टम को। मतलब ये टेस्टिंग जो है कस्टमर के लिए होती है ताकि सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर किया जा सके और वहाँ से जो है हमें पेमेंट मिल सके। तो ये लास्ट होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, तो इसके कुछ टाइप्स भी होती हैं, जैसे अल्फा टेस्टिंग आती है, इसमें बीटा टेस्टिंग आती है, गामा टेस्टिंग आती है। तो ये तीनों इसके टाइप्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अभी देखिए लेवल्स ऑफ टेस्टिंग हम बात करें तो सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग होती है, तो इसके लेवल कई बार पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले हमारी यूनिट्स मॉड्यूल्स में चेक होता है, देन हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, देन पूरे सिस्टम की टेस्टिंग होती है, और देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है जो कि यूजर्स के पास जाती है। अब देखिए यूनिट टेस्टिंग को कौन करता है, ये करता है डेवलपर। ठीक है, ये किसके द्वारा की जाती है, डेवलपर के द्वारा की जाती है। तो ये पूछा जाता है कि यूनिट टेस्टिंग जो है वो किसके द्वारा की जाती है, तो डेवलपर्स डन करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग डन बाय टेस्टर्स।
ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग को भी डन करता है टेस्टर, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जब लास्ट में हम कस्टमर को भेजते हैं तो वो डन की जाती है एंड यूजर्स। ओके, तो ये चारों जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखिए इसमें, ठीक है। ओके, देन आती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में अगर बात करूं तो इसमें जो है जो नॉन फंक्शंस होते हैं लाइक परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूज़र इंटरफेस हो गया, इन सभी के लिए जो है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वगैरह के लिए। तो हमने एक पढ़ा था इसका टाइप परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है। इसका जो यूज़ है हम जो परफॉर्मेंस में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको जानने के लिए जो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, अब सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस किस तरीके से कम हो सकती है? अगर नेटवर्क डिले हो, क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग की वजह से परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है, डाटा रेंडरिंग हो या फिर डाटाबेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, तो इस तरीके से इसको बेटर बनाने के लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जाती है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। देन इसमें और भी आती है लाइक लोड टेस्टिंग भी होती है, ये सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को एक्सेस करने के लिए की जाती है। और सिक्योरिटी टेस्टिंग होगी, तो वही जो हमारी नॉन फंक्शनल में आती हैं, परफॉर्मेंस है, सिक्योरिटी है, लोड है, इन सारी चीज़ों के लिए नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो है की जाती है। और फंक्शनल में हमने पढ़ लिया ये चार चीज़ें आती हैं, ठीक है। देन आता है वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ये क्या होती है देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ए मेथड ऑफ टेस्टिंग सॉफ्टवेयर दैट टेस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन। वाइट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर बना है उसकी जो इंटरनल कोडिंग होती है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, मतलब उसको टेस्ट करते हैं। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, हमें इंटरनल से कोई लेना देना नहीं होता, जो इनपुट दी है और जो आउटपुट मिली है हमें सिर्फ उससे लेना देना है। अंदर क्या हुआ है, उसके इंटरनल पार्ट में क्या हुआ है, उसकी कोडिंग क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ओके, तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ए मेथड ऑफ टेस्टिंग सॉफ्टवेयर दैट टेस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन. In white box testing, an internal perspective of the system as well as programming skill are used to design test cases. Also known as, कि उसे किस किस नाम से जाना जाता है, तो क्लियर बॉक्स टेस्टिंग कह सकते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग इसे बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग एंड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग इसे कहा जाता है। तो इसके नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब वाइट बॉक्स टेस्टिंग को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज द डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इंटरनल लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। तो मेन चीज़ वाइट बॉक्स में याद रखिए कि इसकी जो इंटरनल कोडिंग होती है उसको भी हम जो है टेस्ट करते हैं। ब्लैक बॉक्स में सिर्फ हम उसके बाहर की चीज़ों के बारे में जानते हैं, इंटरनल में क्या है वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है, और एक इन्हें किस और नाम से जाना जाता है ये मेन होता है, ठीक है। तो देखिए, टेस्ट केस इनपुट, जो भी एप्लीकेशन कोड हुआ है, कहाँ से कहाँ तक जो भी गया है, वो सारी चीज़ें, एप्लीकेशन कोड, इनपुट, आउटपुट, सभी चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं। तो ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाती है। ओके, देन आता है वाइट बॉक्स की एडवांटेज क्या है। It becomes very easy to find out which type of data can help in testing the application effectively. It helps in optimizing the code. Extra lines of code can be removed, which can be bring in hidden defects. Due to the tester knowledge about the code, maximum coverage is attained during test scenario. ठीक है, तो इसमें सॉफ्टवेयर की जो भी एरर्स होती हैं, मतलब सोर्स कोड को हम इस तरीके से टेस्ट करते हैं कि जो भी एरर्स आते हैं उसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके कंपेयर में अगर मैं ब्लैक बॉक्स देखूं तो उसमें जो है हमें जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसकी जानकारी नहीं होती है, तो उसमें जो है एरर हैंडलिंग में हमें क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, तो ये याद रखिए, ठीक है। देन डिसएडवांटेज भी है, ड्यू टू द फैक्ट दैट ए स्किल टेस्टर इज नीडेड टू परफॉर्म वाइट बॉक्स टेस्टिंग, द कॉस्ट आर इंक्रीज्ड। ओके, अब देखिए, स्किल टेस्टर की ज़रूरत है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे को भी टेस्ट करेंगे, तो एक हाई स्किल्ड पीपल की जरूरत पड़ेगी, तो कॉस्ट जो होगी वो बढ़ जाएगी। समटाइम इट इज़ इम्पॉसिबल टू लुक इनटू एवरी कॉर्नर टू फाइंड आउट हिडन एरर दैट मे क्रिएट प्रॉब्लम एज मैनी पार्ट्स विल गो untested. It is difficult to maintain white box testing as the use of specialized tool like code analyzer, debugging tool are required. तो maintain करना इसको थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। देन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आते हैं। दिस द टेक्निक ऑफ टेस्टिंग विदाउट हैविंग ए नॉलेज ऑफ द इंटीरियर वर्किंग ऑफ द एप्लीकेशन इज़ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स में हमें इंटीरियर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की कोई जानकारी नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज ए मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट एग्जामिन द फंक्शनैलिटी ऑफ एन application. This method can be applied to virtually every level of software testing: unit, integration system and acceptance. ठीक है, हर एक लेवल पे ये यूज़ होता है। The tester is obvious to the system architecture and does not have access to the source code. When performing a black box test, a tester will interact with the system user interface by providing input and examining output without knowing how and where the inputs are worked upon. कि हमने इनपुट दी, हमें इनपुट से लेना है और सीधा हमें जो आउटपुट मिल रहा है उससे लेना देना है। इसमें इनपुट ने कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम किया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसको इनपुट आउटपुट टेस्टिंग भी बोला जाता है, जिसमें हम सिर्फ इनपुट आउटपुट टेस्टिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो देखिए, इनपुट एप्लीकेशन अंदर क्या है उसके बारे में हमने जानते कि इनपुट कहाँ कहाँ से क्या क्या काम करके जो है आई है। हमें सिर्फ इन आउटपुट से मतलब है और इनपुट से मतलब है, ठीक है। देन एडवांटेज आता है, वेल सूटेड एंड एफिशिएंट फॉर लार्ज कोड सेगमेंट, कोड एक्सेस नॉट रिक्वायर्ड, क्लियरली सेपरेट यूजर पर्सपेक्टिव फ्रॉम द डेवलपर पर्सपेक्टिव थ्रू विजिबल डिफाइंड रूल्स, ठीक है। तो एडवांटेज कुछ खास नहीं, बस वही आप पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है। इनएफिशिएंट टेस्टिंग। देन ग्रे बॉक्स टेस्टिंग आती है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कॉम्बिनेशन होती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का। द एम ऑफ दिस टेस्टिंग इज टू सर्च फॉर द डिफेक्ट्स इफ एनी ड्यू टू इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर और इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ एप्लीकेशन। तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स के कॉम्बिनेशन से क्या आती है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग आती है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग को और किस नाम से जानते हैं, ट्रांसलूसेंट टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज इट टेक्स द स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कंबाइन इट विद द कोड टारगेटेड सिस्टम इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ओके। तो ये याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। तीनों में डिफरेंस दिया गया है। इंटरनल वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी नॉन ब्लैक बॉक्स में। ग्रे बॉक्स में होता है सम वट नॉलेज ऑफ द इंटरनल वर्किंग आर, मतलब कुछ नॉलेज हमें होती है, और वाइट में हमें कंप्लीट नॉलेज जो होती है इंटरनल वर्किंग की, ठीक है। ब्लैक बॉक्स को हम क्लोज्ड बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं, डाटा ड्रिवन टेस्टिंग भी बोलते हैं और फंक्शनल टेस्टिंग भी बोलते हैं। ग्रे बॉक्स को अनदर टर्म फॉर ग्रे बॉक्स इज ट्रांसल्यूकेंट टेस्टिंग एज द टेस्टर हैज़ लिमिटेड नॉलेज ऑफ द इनसाइड ऑफ द एप्लीकेशन, और इसको स्ट्रक्चरल बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं या ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग जो है इसको बोला जाता है, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग है, ओके। तो ये इसके नाम है, ओके। अब आती है जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, वो परफॉर्म की जाती है एंड यूजर्स एंड ऑल्सो टेस्टर्स एंड डेवलपर्स। जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है वो परफॉर्म की जाती है एंड यूज़र एंड ऑल्सो बाय टेस्टर एंड डेवलपर, और जो वाइट बॉक्स है वो नॉर्मली डन की जाती है टेस्टर और डेवलपर, उसमें यूज़र का नहीं होता है कुछ भी मतलब काम, ओके। ब्लैक बॉक्स में टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन, इंटरनल बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉन। ग्रे में अगर आप देखेंगे ये हाई लेवल पे होती है, जिसमें हम डाटाबेस डायग्राम और डाटा फ्लो डायग्राम यूज़ करते हैं, और इसमें वाइट बॉक्स में इंटरनल वर्किंग को हम फुल्ली जानते हैं एंड द टेस्टर कैन डिज़ाइन टेस्ट डाटा अकॉर्डिंगली, ठीक है। देन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेथड्स पूछे जाते हैं। सिंपल इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना सिर्फ पता होनी चाहिए कि टाइप कौन कौन से हैं, क्योंकि टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेथड में जैसे बाइनरी वैल्यू एनालिसिस है, इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग है, एरर गैसिंग है, डिसीजन टेबल टेस्टिंग है, ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग है, ये सारी क्या है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, ओके। वाइट बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो बेसिस पार्ट टेस्टिंग, जिसमें फ्लो ग्राफ, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, डिराइव्ड गेट टेस्ट केसेस, ग्राफ मैट्रिक्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग में आप देखेंगे कंडीशन टेस्टिंग, डाटा फ्लो टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग, ये सारी क्या है वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ठीक है। तो सिर्फ जस्ट इनका नाम याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाएगा, ओके। देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की हम बात कर रहे थे। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हमने दो पढ़ी थी, अल्फ़ा बीटा गामा, लेकिन जो मेन होती है इसमें अल्फ़ा और बीटा होती हैं। तो देखते हैं, UAT स्टैंड्स फॉर यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वे द प्रोडक्ट इज़ इवेलुएटेड एज पर द एंड यूज़र रिक्वायरमेंट, जहाँ पे प्रोडक्ट को इवेल किया जाता है यूज़र रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब भी क्या होता है कि यूज़र को जो हम उसे डिलीवर करते हैं, वहाँ से जो भी पेमेंट मिलती है वो की जाती है। परफॉर्म बाय एंड यूज़र और स्टेक होल्डर्स, प्रोडक्ट इज इवेलुएटेड दैट वेदर इट मैचेस विद बिजनेस रिक्वायरमेंट और नॉट, एंड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोडक्ट,
ठीक है। यूजुअली द लास्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग आप कह सकते हैं। 2 टाइप्स होते हैं इसमें मेनली, अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग, ठीक है। चलिए ये देखें, अल्फ़ा टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है? टेस्टर्स। अल्फ़ा टेस्टिंग को कौन परफॉर्म कर रहा है? टेस्टर्स इन टेस्टिंग इन्वायरमेंट। बीटा टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है रियल एंड यूजर्स के द्वारा इन लाइव एनवायरमेंट। अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म्ड एट डेवलपर साइट, ये परफॉर्म होती है डेवलपर साइट पे। बीटा टेस्टिंग परफॉर्म्ड होती है क्लाइंट लोकेशन पे या एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। अल्फा टेस्टिंग कम्स बिफोर बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग यूजर के जाने से मतलब यूजर के पास जाने से पहले उसमें क्या होती है? अल्फा टेस्टिंग होती है, तो वही बताया गया। बीटा टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग इन्वॉल्व बोथ द वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स, और बीटा टेस्टिंग टिपिकली यूजेज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ऑब्वियसली वो एंड साइड पे है, तो वहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने जो इनपुट दिया था उसका हमें क्या आउटपुट मिला है, ओके। और अल्फा में अगर हम बात करेंगे तो टेस्टर्स और डेवलप टेस्टिंग टेस्टर्स की साइड होती है, तो यहाँ पे वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दोनों ही टेक्निक्स काम करती हैं, ओके। अल्फा टेस्टिंग कंडक्टेड होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टेस्टेड बाय रिप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ एंड यूजर, और बीटा टेस्टिंग कंडक्टेड होती है बाय द एंड यूजर, ठीक है। चलिए ये थे मेन टेक्निक्स जो हमने पढ़ी हैं। देन उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं। देखिए फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब टेस्टिंग, कौन सी टर्म है जो टेस्टिंग को डिस्क्राइब जो है यहाँ पे कर रही है? फर्स्ट है फाइंडिंग ब्रोकन कोड, evaluating deliverable to find errors, stage of all project, या none of the mentioned। तो हमें पता है हम टेस्टिंग क्यों करते हैं? एरर को फाइंड आउट करने के लिए, तो evaluating deliverable to find errors, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, येलो बॉक्स या ग्रीन बॉक्स? तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हमने पढ़ा अभी, कैसी टेस्टिंग है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेक्निक्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज डिज़ाइन बेस्ड, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, एरर गैसिंग, या नन ऑफ दी मेंशन्ड। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग को किस नाम से जानते हैं? स्ट्रक्चरल टेस्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्लास बॉक्स, क्लियर बॉक्स, इन चीज़ों के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वाइट बॉक्स टेक्निक्स, जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स है इनमें से? स्टेटमेंट टेस्टिंग, डिसीजन टेस्टिंग, कंडीशन कवरेज, या ऑल ऑफ दी मेंशन्ड? तो तीनों ही क्या हैं? वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, तो ऑल ऑफ दी मेंशन्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। What are the various टेस्टिंग लेवल्स? टेस्टिंग लेवल्स हमने पढ़े, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी मेंशन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक से पूछी जाती है, एक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और दूसरा इक्विवेलेंट पार्टीशन। ये दोनों ही कैसी टेक्निक्स हैं? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, तो बी ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, अल्फा टेस्टिंग इज डन एट डेवलपर एंड यूजर एंड डेवलपर एंड यूजर एंड नन ऑफ दी अबाउ। तो अल्फा टेस्टिंग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कहाँ पे डन होती है? तो अल्फा बीटा हमने पढ़ा, बीटा यूजर एंड पे होती है और अल्फा टेस्टर्स के द्वारा की जाती है, तो डेवलपर्स एंड हो जाएगा यहाँ पे सही, ठीक है। टेस्टिंग डन विदाउट प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड। ना प्लानिंग होती है ना डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी कि ना रिक्वायरमेंट ना स्पेसिफिकेशन, कुछ नहीं होता है, कौन सी टेस्टिंग कहलाएगी? तो वो एडहॉक टेस्टिंग कहलाती है, सी ऑप्शन। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज ग्रे बॉक्स, वाइट बॉक्स, अल्फा या बीटा टेस्टिंग। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग देखिए यूजर्स के द्वारा की जाती है, तो इसको हम बीटा टेस्टिंग कहेंगे, क्योंकि बीटा टेस्ट देखिए टाइप दोनों होते हैं, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, लेकिन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन सी होती है? जो यूज़र एंड पे होती है, ठीक है, यही होती है। अब इन अल्फा बीटा में से यूज़र एंड पे कौन सी टेस्टिंग होती है? बीटा टेस्टिंग होती है, तो बीटा टेस्टिंग को ही हम अल्फा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। बट दोनों टाइप्स यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के होते हैं, ओके। तो ये चीज़ याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग? ब्लैक बॉक्स, परफॉर्मेंस यूनिट, कौन सी है नॉन फंक्शनल? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में परफॉर्मेंस टेस्टिंग आ गया, सिक्योरिटी आ गया, लोड आ गया, ये सारी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, तो परफॉर्मेंस जो है टेस्टिंग यहाँ पे सही हो जाएगा। बीटा टेस्टिंग इज डन एट यूजर एंड डेवलपर एंड यूजर्स एंड डेवलपर एंड या नन ऑफ दी मेंशन्ड। ओके, तो अभी पढ़ लिया था हमने ये बीटा टेस्टिंग कहाँ पर डन होती है? यूज़र एंड पे। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा जो है यहाँ पे बिल्कुल
सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनिट टेस्टिंग इज़ डन बाय यूज़र, डेवलपर, कस्टमर। तो यूनिट टेस्टिंग किसके द्वारा डन की जाती है, वो भी हमने पूरी टेबल पढ़ी थी, डेवलपर्स के द्वारा डन की जाती है। ठीक है, बिहेवियरल टेस्टिंग कौन सी होती है, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स या नन ऑफ दी मेंशन। तो बिहेवियरल टेस्टिंग इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बिहेवियर यानी कि फंक्शनैलिटी चेक करते हैं, और फंक्शनैलिटी किस में होती है, ब्लैक बॉक्स में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, बेसिस पाथ टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, कोड पाथ या नन। तो देखिए बेसिक पाथ और कोड पाथ दोनों ही क्या है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स है, और यहाँ पे बची बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, तो ये हो जाएगी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से जो क्वेश्चन आता है वो इसके टाइप्स होते हैं जो 4, अडेप्टिव, परफेक्टिव, प्रिवेंटिव, करेक्टिव। तो वहाँ से एक क्वेश्चन देते हैं, किसी भी एक की डेफिनेशन आपको देंगे और पूछेंगे कि कौन सा जो है मेंटेनेंस इसमें यूज़ किया गया है। ओके, तो यही क्वेश्चन जो है मेनली यहाँ से देखने को मिलता है, या फिर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के जो मॉडल होते हैं उसमें किस में कितने फेजेस होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। ओके, तो यही आज इसमें हम देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे इसके। और पीडीएफ के लिए जो आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए अभी हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। देखिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस अगर हम सीधी सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होती है, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने का एक तरीका होता है जिसे कस्टमर को यूज़ करने के लिए दिया गया होता है। मान लीजिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर को हमने डिलीवर कर दिया कस्टमर को। ठीक है, उसके बाद उसमें जो चेंजेस होते हैं, जो हम उसे मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं, कुछ एरर आ गई तो उसको ठीक कर पाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहलाती है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की मेंटेनेंस होती है, वो आगे हम देखेंगे। तो देखिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, एनी मॉडिफिकेशन टू ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर इट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर। कस्टमर को डिलीवर कब होगा, जब हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे से बन जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगी, तब हम जो है क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे कस्टमर को। उसके बाद उसमें जो भी चीज़ें हम चेंज करेंगे, ठीक है, यूज़र के कहने पे कर सकते हैं चेंज, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी नई आई है तो उसको अपडेट करने के लिए हम चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहलाता है। ओके, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशन। Software maintenance is the term that is commonly used to refer to the modification that are made to software system after its release. It is a software engineering activity that occurs following delivery of a software product to the customer. तो समझ आ गया होगा कि software maintenance होता क्या है। It plays an important part in the system development. Maintenance कब अक्कर होता है, देखिए the product is delivered at user side, जब हम प्रोडक्ट को डिलीवर कर चुके हों यूज़र साइड की तरफ, इंस्टॉल कर चुके हों, या इट इज़ एन ऑपरेशनल स्टेट। ठीक है, तो मेंटेनेंस यहाँ पे अक्कर होता है। ओके, तो does any work done to change the software after it is in operation is said to be maintenance. सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। मतलब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, करेक्टिंग कोडिंग एंड डिज़ाइन एरर, कोई कोडिंग और डिज़ाइन एरर अगर यूज़र को मिलती है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, एंड अपग्रेडिंग यूज़र सपोर्ट। ठीक है, तो ये मेंटेनेंस के कुछ तरीके हैं जो हम एक सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू IEEE स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो अकॉर्डिंग टू IEEE इसने क्या डेफिनेशन दी कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज मॉडिफिकेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट फॉल्ट। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी के बाद जो है उसमें फॉल्ट्स को करेक्ट करने के लिए परफॉर्मेंस या अदर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को और बेटर बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मेंटेनेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज ए डिटेल्ड एक्टिविटी दैट इंक्लूड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एनहांसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़, डिलीशन ऑफ ऑब्सोलीट कैपेबिलिटीज़ एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर जब ये चीज़ें करते हैं हम यूज़र साइड की तरफ, जब एरर मिलता है उसको करेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें डिलीट करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहलाती हैं। आगे देखिए रीज़न और नीड बताया गया है कि क्यों ज़रूरत है इसकी।
तो देखिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द लाइफ ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. द टोटल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस फेज इज मच हायर देन द डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर. जो टोटल कॉस्ट होती है मेंटेनेंस फेज की वो हायर होती है डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर. यूजुअली इट कंज्यूम्स अबाउट 40 to 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एंटायर लाइफ साइकिल. सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस इज बोथ एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग. एक्सपेंसिव भी होती है, चैलेंजिंग भी होती है. क्यों ज़रूरत होती है? चेंजेस इन यूज़र रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. जब यूज़र की रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो रही है टाइम टू टाइम तो उसको चेंज करने के लिए, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया तो उसको चेंज करने के लिए, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में चेंज के लिए, और टू इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी एंड थ्रूपुट. तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ओके, तो मेन हमने पढ़ लिया कि क्यों हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है. ठीक है, एम वही है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, एरर को करेक्ट करना, एनहांसमेंट द सॉफ्टवेयर बाय चेंजिंग इट्स फंक्शन. ठीक, देन आता है कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस. सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में प्रोसेस में क्या क्या मतलब कौन कौन शामिल होता है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. देखिए, पीपल हु आर इन्वॉल्व, ठीक है, सपोर्टिंग टास्क विच आर वेल डिफाइंड एंड नॉलेज अबाउट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. तो कंपोनेंट्स में अगर आप देखेंगे, पीपल इन्वॉल्व, यूजर ऑफ द सिस्टम, मेंटेनेंस स्टाफ और ओरिजिनल डेवलपमेंट स्टाफ. एक तो जिसने उसे डेवलप किया है वो होता है, जो उसे मेंटेनेंस करेगा वो स्टाफ होगा, और ऑब्वियस है पीपल तो यूज़र जो होगा सिस्टम का वो भी इन्वॉल्व इसमें होगा. ठीक है, नॉलेज के लिए किसकी रिक्वायर्ड नॉलेज क्या क्या हो सकती है? ऑपरेशनल इन्वायरमेंट की नॉलेज होना, डिज़ाइन एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर नॉलेज और डोमेन ऑफ द सॉफ्टवेयर नॉलेज. ओके, सपोर्टिंग टास्क में मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिटर्मिनेशन, प्रोग्राम कॉम्प्रीहेंशन, लोकलाइजेशन एंड इम्पैक्ट एनालिसिस, जनरेटिंग टेस्ट डाटा एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान. ओके, तो ये मेन इसमें कंपोनेंट होते हैं. चलिए, अब आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. तो टाइप्स देखिए, 4 तरीके का मेंटेनेंस होता है. एक होता है करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और परफेक्टिव मेंटेनेंस. वन बाय वन पढ़ते हैं. सबसे पहले हम करेक्टिव मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं. करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है? बग्स जो होती हैं उनको फिक्स किया जाता है, जो यूज़र के द्वारा फाइंड आउट की जाती है. मतलब यूज़र सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है और उसे कोई एरर लगती है तो उनको ठीक करने के लिए जो है यूज़ करते हैं हम करेक्टिव मेंटेनेंस. और साथ साथ इसमें सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको भी बढ़ाया जाता है. तो करेक्टिव मेंटेनेंस एम टू करेक्ट एनी रिमेनिंग एरर रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे मे अराइजेज. ठीक है, मतलब कहीं पर भी एरर आए, स्पेसिफिकेशन में एरर है, डिज़ाइन में एरर है, कोडिंग में एरर है, टेस्टिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, जिस भी तरीके की एरर आए जो कि यूज़र ने फाइंड आउट की है वो क्या हो जाएगी? करेक्टिव मेंटेनेंस में चली जाएगी. ठीक है, देन आता है अडेप्टिव मेंटेनेंस. अडेप्टिव मेंटेनेंस में क्या किया जाता है? सॉफ्टवेयर को अपडेट और मॉडिफाई तब किया जाता है जब सॉफ्टवेयर को किसी नए प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, या कह लीजिए अगर सिंपल शब्दों में कहें हम तो मेंटेनेंस में सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना पड़ता है. मान लीजिए कोई भी अगर हम ऐप जैसे डाउनलोड करते हैं फ़ोन में तो उसमें भी अपडेट आती है. ठीक है, कि टाइम टू टाइम उसमें अपडेट आती है, कुछ चेंजेस उसमें होते रहते हैं, तो वो क्या है? अडेप्टिव मेंटेनेंस है. ठीक है, वो क्या है? अडेप्टिव मेंटेनेंस हो जाएगा. तो देखिए, अडेप्टिव मेंटेनेंस चेंजेस द सिस्टम टू रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इन विच द सिस्टम ऑपरेट. फॉर एग्जाम्पल, पोर्टिंग टू ए न्यू कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर. ठीक है, देखिए, अडेप्टिव मेंटेनेंस इज जनरली नॉट रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट, रैदर इट इज़ इम्पोज्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये यूज़र की तरफ से नहीं आती है, ये कहाँ से आती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आती है. तो वो अडेप्टिव मेंटेनेंस हो जाएगा. ठीक है, देन आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. ओके, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होते हैं? हम सॉफ्टवेयर को लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकें इस लायक जो है बनाया जाता है, इसलिए जो उसे अपडेट और मॉडिफाई किया जाता है ताकि हम इसे आगे फ्यूचर में जो है बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें. ठीक है, इसमें क्या होता है? जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है उसके बेस पर हम इसमें नए फीचर्स को ऐड करते हैं जिससे रिलायबिलिटी और फंक्शनैलिटी को बेहतर जो है बनाया जा सके. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन्वॉल्व द एक्टिविटीज़ टू अपडेट द सॉफ्टवेयर इन एंटिसिपेशन ऑफ एनी फ्यूचर प्रॉब्लम. फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए उससे पहले ही जो है उसको अपडेट कर दिया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके. ठीक है, ओके, लास्ट परफेक्ट सॉरी एक मिनट, वेट. ओके, वो हमने जो डेफिनेशन अभी पढ़ी कि लंबे समय तक यूज़ करने के लायक बनाने के लिए, वो होता है परफेक्टिव मेंटेनेंस. ठीक है, कि फ्यूचर में जो है
मतलब इसमें यूज़र की रिक्वायरमेंट के बेस पर जो फीचर को ऐड कर दिया जाता है ताकि रिलायबिलिटी और फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाया जा सके, वो परफेक्टिव मेंटेनेंस होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो सॉफ्टवेयर को जो है भविष्य मतलब फ्यूचर में फेल होने से बचाने के लिए जो है अपडेट और मॉडिफाई किया जाता है। तो वही है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन्वॉल्व द एक्टिविटी टू अपडेट द सॉफ्टवेयर इन एंटिसिपेशन ऑफ एनी फ्यूचर प्रॉब्लम, यानी कि फ्यूचर प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, पहले ही अपडेट और मॉडिफाई जो है उसको कर देते हैं, तो वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। परफेक्टिव हम कब होता है, जब लंबे समय तक यूज़ करने लायक बनाते हैं सॉफ्टवेयर को और उस वक्त जब उसे अपडेट और मॉडिफाई करते हैं, वो परफेक्टिव मेंटेनेंस होता है। Perfective maintenance is where most of the maintenance time and money are spent. Perfective maintenance improve the efficiency and effectiveness of the system or improve the maintainability. Enhancement are often considered part of perfective maintenance. Enhancement add functionality to the system. ठीक है, तो इसमें यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी बेस पर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, परफेक्टिव में। देन मेंटेनेंस मॉडल्स आती हैं, तो देखिए अलग अलग टाइप्स के मॉडल होते हैं, जैसे क्विक फिक्स मॉडल होता है जिसे एडहोक मॉडल भी बोला जाता है। तो दिस इज बेसिकली एन एडहोक अप्रोच टू मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। इट इज़ ए फायर फाइटिंग अप्रोच, वेटिंग फॉर द प्रॉब्लम टू अकर एंड देन दे ट्राइंग टू फिक्स इट एंड क्विकली एज पॉसिबल। तो इसमें दो ही स्टेज होती हैं, एक प्रॉब्लम फाउंड एंड देन उस प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हमें मिलती है देन उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है। एक क्विक फिक्स मॉडल होता है। एक इटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल होता है मेंटेनेंस मॉडल में। तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, एनालिसिस और कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रपोज मॉडिफिकेशन एंड रीडिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सबसे पहला जैसे एनालाइज किया हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम को, देन कैरेक्टराइज किया प्रपोज मॉडिफिकेशन को एंड देन रीडिज़ाइन करंट वर्जन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये 3 स्टेजेस जो है इसमें मेन होती हैं। उसके बाद बोहम मॉडल है। बोहम मॉडल इज ए बोहम प्रपोज्ड ए मॉडल फॉर द मेंटेनेंस प्रोसेस बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक मॉडल एंड प्रिंसिपल। तो बोहम मॉडल मेंटेनेंस का किस पर बेस्ड है, इकोनॉमिक मॉडल और प्रिंसिपल पर। बोहम रिप्रेजेंट करता है मेंटेनेंस प्रोसेस एज ए क्लोज्ड लूप साइकिल। तो इसमें देखिए क्या क्या है, मैनेजमेंट डिसीजन है, देन अप्रूव्ड चेंजेस, चेंज इम्प्लीमेंटेशन, न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, रिजल्ट, इवैल्यूएशन, प्रपोज्ड चेंजेस। तो ये कुछ स्टेप्स जो हैं बोहम मॉडल में होते हैं। ठीक है, आगे है टोटल मेंटेनेंस मॉडल। तो इसमें 8 फेजेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, चेंज रिक्वेस्ट होती है, एस्टीमेट होती है, शेड्यूल होती है, प्रोग्राम, टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, रिलीज एंड ऑपरेशन। तो ये 8 जो होती हैं इसमें स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिए कौन कौन से 8 स्टेजेस में होती हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंक्लूड्स, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में क्या क्या आती है, एरर करेक्शन आती है, enhancement of capabilities, देन है डिलीशन ऑफ ऑब्सोलीट कैपेबिलिटीज़ या ऑल ऑफ दी मेंशनड। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है, एरर करेक्शन भी होता है, एनहेंसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़ भी होता है, डिलीशन ऑफ ऑब्सोलीट कैपेबिलिटीज़ भी होता है। तो ऑल ऑफ दी मेंशनड यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेंटेनेंस इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। मेंटेनेंस को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। ठीक है, 4 जो है सही हो जाएगा। कौन कौन से, अडेप्टिव, करेक्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड लास्ट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो 4 भागों में बांटा गया है मेंटेनेंस को। चलिए अगला देखिए। द मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंजेस इन द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट फॉल्स अंडर विच कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव या प्रिवेंटिव। देखिए, द मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंज इन द एवर चेंज एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंज करते हैं हम, तो वो किस में होता है, अडेप्टिव में होता है। ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम चेंज करते हैं तो वो अडेप्टिव होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है। हाउ मेनी फेजेज आर देयर इन टोटल मेंटेनेंस मॉडल। कितने फेजेज होते हैं, अभी पढ़ा हमने 8 फेजेज होते हैं। वट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज जनरली यूज इन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। किस तरीके की सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है टेस्टिंग जो है इसमें यूज़ की जाती है, ये पूछा गया। रिग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, यूनिट टेस्टिंग। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये तीनों ही क्या है, लेवल ऑफ टेस्टिंग है, लेवल ऑफ टेस्टिंग है जो हमने पढ़े थे। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए कौन सी टेस्टिंग यूज़ की जाती है, रिग्रेशन टेस्टिंग जो है यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव एक्टिविटी
ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू है। रिग्रेशन टेस्टिंग जो होती है कॉस्टली होती है, क्योंकि रिग्रेशन टेस्टिंग हमने पढ़ा ना सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में यूज़ करते हैं, और मेंटेनेंस क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से, डिज़ाइन करने से ज़्यादा एक्सपेंसिव उसकी मेंटेनेंस होती है। तो ऑब्वियसली रिग्रेशन टेस्टिंग भी क्या होगी? वेरी एक्सपेंसिव एक्टिविटी होगी। द नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इज नोन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग या री इंजीनियरिंग। देखिए, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, इसको बोला जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। जो प्रोसेस होती है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को एनालाइज करने की, उसको जनरेट करने की, ठीक है, वो क्या कहलाती है? रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाती है। ओके, आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंटेनेंस मॉडल? जो इसमें से मेंटेनेंस मॉडल नहीं है। क्विक फिक्स भी है, आइटरेटिव भी है, रीयूज ओरिएंटेड मॉडल भी है, वाटरफॉल मॉडल नहीं है। वाटरफॉल मॉडल कैसा मॉडल है? ये मेंटेनेंस मॉडल नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। ठीक है, SDLC हमने पढ़ा था, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, ना कि मेंटेनेंस। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए मॉडल इनटू सोर्स कोड इज नोन एज। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, रिवर्स, री इंजीनियरिंग या रिकंस्ट्रक्ट। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए मॉडल, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मॉडल को किस में? सोर्स कोड में, तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। ठीक है। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन इटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल यूज्ड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? इटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मॉडल होता है उसमें कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। ठीक है, वो हमने पढ़े थे। एनालिसिस था सबसे पहले, एग्जिस्टिंग, देन करेक्टराइज, प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन एंड देन रीडिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन। तो 3 स्टेप हमने इसमें पढ़े थे। मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंजेस इन द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अडेप्टिव मेंटेनेंस ये हो जाएगा। आगे है चेंजेस आर मेड टू द सिस्टम टू रिड्यूस द फ्यूचर सिस्टम फेलियर चांसेस, कि फ्यूचर में जो है कोई फेल ना हो, वो कौन सा होता है? प्रिवेंटिव। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग और न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर्स, ट्रू या फॉल्स? तो देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो रिक्वायरमेंट की यूज़र के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रिमूविंग एरर सपोर्टेड बाय यूज़र इज नॉन एज, जो एरर सपोर्ट की जाती है यूजर्स के द्वारा, वो कौन सा मेंटेनेंस होता है? करेक्टिव मेंटेनेंस होता है। ओके, अडेप्टिव में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। प्रिवेंटिव जो होता है वो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए होता है। तो यहाँ पे करेक्टिव मेंटेनेंस यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं यहाँ से, अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक, तो ये था सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। थैंक यू।